सो आज मैं आपको ऐसी डेस्टिनेशन के बारे में, ऐसी कंट्री के बारे में बताऊँगा जिसका वीज़ा सक्सेस रेट 99% है। पोस्ट स्टडी एम्प्लॉयमेंट रेट 97% है, मतलब कि पढ़ाई खत्म होने के बाद 97% स्टूडेंट्स को जॉब मिल रही है। फीस इंडिया के भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ से कम है एंड एट द सेम टाइम ये कोई छोटी कंट्री नहीं है। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय पर कैपिटा इनकम। यूएसए, लक्समबर्ग एंड जर्मनी के बाद इसकी इकोनॉमी आती है $33,400 पर ईयर की एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम है इस कंट्री के अंदर। इधर पढ़ने के लिए आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है 5.5 टू 6 बैंड, जो कि बहुत ईज़िली अचीवेबल है एंड इस कंट्री के अंदर पीआर अपॉर्च्युनिटीज़ भी आज की डेट में मिल रही है। एक ही प्रॉब्लम है देश के अंदर कि इनके पास यूथ की पॉपुलेशन आज की डेट में बहुत कम है, पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है इस कंट्री की। जहाँ हम इंडिया में सफ़र कर रहे हैं पॉपुलेशन इंक्रीज़ से, इस कंट्री की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है एंड वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसको पूरी करने के लिए ये आज की डेट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनल वर्कर्स को ढूँढ रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, बिकॉज़ इंडियन कल्चर इनके साथ काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। तो कौन-सी कंट्री है ये एंड इस कंट्री में एग्जैक्टली क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा अपना स्टडी वीज़ा लेने के लिए एंड क्यों इधर पढ़ने जाना चाहिए। तो कंट्री है जापान एंड ये हिस्टोरिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रही है। इसने हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया इवन दो इट इज़ एन आइलैंड नेशन। आज की डेट में हमें पता है जापानीज़ टेक्नोलॉजी की क्या वैल्यू है। जापान के पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के साथ-साथ आज की डेट में स्किल डिमांड है, जिसके कारण दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी टू बिल्ड योर करियर इन एंड दे हैव इन्वेस्टेड हेवीली इन एजुकेशन। तो इनकी यूनिवर्सिटीज़ के पास जो रिसर्च स्पेंडिंग है दैट इज़ कंपेरेबल टू कंट्रीज़ लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो विद दिस आई एम लॉन्चिंग Sakura Career Bridge, which is our initiative of studying in Japan and South Korea. इस इनिशिएटिव के थ्रू वी विल हेल्प यू आउट विद द प्रोसेस। तो प्रोसेस है क्या, उसको एक बेसलाइन गाइड देख लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या फॉलो करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें हमें अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सबसे पहले तो जापान में है नेशनल यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एंड तीसरी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। एक बात हमारे को जान लेनी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उसमें बस डिफरेंस आएगा फीस स्केल का एंड कुछ रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड एडमिशन प्रोसेस का। ओवरऑल जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो जापान में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है किसी भी टाइप की यूनिवर्सिटी के अंदर। नेशनल यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट फंडेड होती हैं। सो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट फंडेड है, फेडरल गवर्नमेंट इनको फंड करती है। इनमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती है एंड इनकी जो एडमिशन क्राइटेरिया वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होएगा। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ लोकल गवर्नमेंट ज़्यादातर फंड करती है एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है। 75% जो यूनिवर्सिटीज़ है पूरे जापान में वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फीस रेंज सबसे बढ़िया बात है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है किसी प्राइवेट और पब्लिक और नेशनल यूनिवर्सिटी में। तो अगर हम एक एवरेज फीस रेंज देखें तो 4 लाख से 10.5 लाख की रेंज में आप जापान में अपनी एजुकेशन कर सकते हो पर ईयर की फीस के हिसाब से। एंड काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, उसको हम आगे और डिस्कस करेंगे स्कॉलरशिप्स के बारे में, कौन सी स्कॉलरशिप्स आपको मिलती है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाएँगे एंड उन स्कॉलरशिप्स के थ्रू ये फीस ज़ीरो भी हो सकती है। तो 28 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो, 40 आवर्स पर वीक हॉलिडेज़ के टाइम पे, जो कि हो गया आपका फुल टाइम वर्क दैट इज़ अलाउड ड्यूरिंग हॉलिडेज़। इसको आप ऑफ कैंपस भी कर सकते हो, दैट इज़ कि आप बाहर भी जॉब ले सकते हो एंड एट द सेम टाइम 700 टू 800 रुपीज़ की एक एवरेज आर्ली वेज आप उधर कमा सकते हो। तो 700 टू 800 रुपीज़ पर आवर की वेज कमाने की अपॉर्च्युनिटी भी आपको मिल जाती है। सो स्कॉलरशिप्स की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, JASSO स्कॉलरशिप। इसके अंदर यू गेट अराउंड 28,000 रुपीज़ पर मंथ अपना लिविंग एक्सपेंसेस निकालने के लिए। तो जापानीज़ गवर्नमेंट आपको 28,000 रुपीज़ पर मंथ खुद से दे रही है आपके लिविंग एक्सपेंसेस निकालने के लिए। तो दिस इज़ वन स्कॉलरशिप अवेलेबल एंड देन मेरिट स्कॉलरशिप। ये आपकी परसेंटेज पे और आपके एस्से पे डिपेंड करेगी। यू विल हैव टू राइट अ 100 वर्ड्स एस्से। उसके अंदर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मेरिट स्कॉलरशिप देती है एंड अच्छी बात ये है
कि इसकी रेंज है 25% से 100% तक। तो यू कैन स्टडी फॉर फ्री इन जापान आल्सो अगर इफ यू गेट अ 100% स्कॉलरशिप। इसके अलावा भी नेक्स्ट स्कॉलरशिप एंड ऑल भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। सो यू कैन सब्सक्राइब, यू विल गेट दैट वीडियो एंड यू कैन गेन इन्फॉर्मेशन ऑन स्कॉलरशिप्स इन जापान। सो सबसे पहले कि हमें इस कंट्री में अब जाने के लिए क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। तो जब हम इंडिया में हैं, सबसे पहले तो हमारे को देना है इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश टेस्ट में प्रेफर्ड है यू टेक द आइल्स टेस्ट 5.5 टू 6 बैंड की रिक्वायरमेंट आएगी। यू टेक द टोफल टेस्ट और डुओलिंगो टेस्ट, उनमें भी आप अपने बैंड स्कोर करके इधर जा सकते हो। वंस यू डू दैट, आपके नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा यूनिवर्सिटी रिसर्च। आप किस तरह की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, वेदर इट इज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी और अ नेशनल यूनिवर्सिटी। कैसी यूनिवर्सिटी में आपकी एप्लीकेशन सूट करेगी। अपार्ट फ्रॉम दीज़ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे काफ़ी सारे लैंग्वेज स्कूल्स भी हैं जिनकी फीस थोड़ी हायर है, बट उनका काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है बिकॉज़ आफ्टर स्टडीइंग दोज़ लैंग्वेज स्कूल्स आप बाद में जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर जापानीज़ प्रोग्राम में भी पढ़ाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के साथ-साथ आपको कुछ फाइनेंशियल प्रूफ्स जैसे कि हमने कहा कि डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको फाइनेंशियल प्रूफ में क्या-क्या चल जाएगा, तो नंबर 1 पे तो आपकी फिक्स्ड डिपॉज़िट्स चल जाएँगे, एफडीज़ चल जाएँगी, बैंक स्टेटमेंट्स चल जाएँगे और सबसे बढ़िया बात एजुकेशन लोन लेटर भी चल जाएगी। जो फाइनेंशियल प्रूफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इधर 6 मंथ्स की ज़्यादातर स्टेटमेंट माँग रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस नहीं माँग रहे। सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि अगर ये फाइनेंशियल प्रूफ माँग रहे हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा कम है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कि आपके लैंग्वेज स्कूल्स में जिनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फीस ज़्यादा है, उनमें ही आपको फाइनेंशियल प्रूफ ज़्यादा मिलेगा। अगेन इट विल डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी, आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, कोई ऐसा स्टैंडर्ड फाइनेंशियल प्रूफ नहीं है पूरे जापान का। जो-सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, उसके कम्युनिकेशन में आपको क्लियरली दिया जाएगा कि इतने फाइनेंसेस आपको शो करने हैं ड्यूरिंग एप्लीकेशन। इन दैट वी कैन हेल्प यू आउट एंड क्या-क्या एग्ज़ैक्ट प्रूफ्स चाहिए होंगे, यू कैन जस्ट कॉल अस ऑन द गिवन नंबर एंड वी कैन हेल्प यू आउट कि इस यूनिवर्सिटी में कितने चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपका सीओई। तो जैसे कि यूएसए में आई-20 आती है, उसके बिना वीज़ा नहीं लगा सकते। ऑस्ट्रेलिया में भी सीओई आती है, यूके में कैश लेटर आती है। उसी तरह यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपके लिए अप्लाई करती है एम्बेसी से एक डॉक्यूमेंट कि इस स्टूडेंट को क्लियरेंस चाहिए, इस स्टूडेंट को क्लियर कर दीजिए कि वो वीज़ा अप्लाई कर सके। उस डॉक्यूमेंट का नाम है सीओई। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, कई बारी काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं आज की डेट में, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको इश्यू होने में। तो इसके लिए प्री एडवांस में ही यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपको टाइम से सीओई अप्लाई करनी है एंड वंस यू गेट द सीओई द बेस्ट पार्ट इज़ बहुत ही कम चांस होएगा कि अब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये सीओई ऑलरेडी एम्बेसी ही इश्यू कर रही है, ट्रस्टिंग द यूनिवर्सिटी कि उसने सारा का सारा प्रोसेस चेक किया होएगा स्टूडेंट को थॉरोली। सो सीओई के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? आपको सारे अपने एडमिशन के जितने डॉक्यूमेंट्स आपने यूनिवर्सिटी को भेजे थे, वो सारे के सारे चाहिए होंगे। एट द सेम टाइम आपको चाहिएगा फाइनेंशियल प्रूफ्स दोबारा से, जितने आपने फाइनेंशियल प्रूफ्स शो किए थे। आपको डिपॉज़िट एनरोलमेंट फीस का डिपॉज़िट देना है एंड 1 सेमेस्टर की फीस को भी पे करना है। साथ में जो फॉर्म होता है आपका सीयूई का, वो फॉर्म सबमिट करना है एंड अगर कोई जैपनीज़ लैंग्वेज की टेस्ट दिया है, तो वो जैपनीज़ लैंग्वेज का टेस्ट भी आपने साथ ही साथ सबमिट करना है। सीयूई से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना रह गई, उसमें था कि आपकी एडमिशन की भी फीस होती है, दैट इज़ अराउंड 2 टू 3000 रुपीज़। तो वो भी हमें ध्यान में रखना है कि ये आपका एक्सपेंस हो जाता है 2 टू 3000 रुपीज़ एडमिशन फीस का। मैं सारी फीस इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ लग जाए। थोड़ा-सा डिफरेंस होएगा इस फीस के अंदर बिकॉज़ ये कन्वर्जन होएगी जापानीज़ येन से। तो मैंने अभी इंडियन रुपीज़ में बताई है सो दैट यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड कि ऑलमोस्ट आपका खर्चा कितना होएगा। अब इसमें ऐसा है कि सीओई रिफ्यूज़ भी हो सकती है। सीओई रिफ्यूज़ होने के मेन कारण है कि आपके जो फाइनेंशियल प्रूफ्स थे, वो प्रॉपर्ली सबमिट नहीं हुए थे या फिर इनसफिशिएंट थे। तो जितने फंड्स रिक्वायर्ड थे, आपने उतने फंड्स प्रूव नहीं किए एंड एक और कारण है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस कारण है, वो ये है कि आपके फंड्स जेन्युइन नहीं है। तो ध्यान में रखना है जापानीज़ एम्बेसी इसमें फंड्स को वेरीफाई करेगी। आपके जो फंड्स हैं वो जेन्युइन होने चाहिए। आप इसमें फेक फंड्स की यूटिलाइज़ेशन बिल्कुल भी मत कीजिए एंड पहले से ही किसी को एक्सपर्ट को कंसल्ट कीजिए बिफोर सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट्स फॉर अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है एम्बेसी वीज़ा एप्लीकेशन। अब हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन आप कहीं पे भी जाके नहीं कर सकते, किसी भी कॉन्सुलेट में जाके नहीं कर सकते। दे हैव ऑलरेडी डिवाइडेड इंडिया इनटू सेवरल रीजन्स एंड उस रीजन का जो एम्बेसी होएगी, उसी में जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। तो जैसे कि नॉर्थ रीजन के लिए मोस्टली हरियाणा, पंजाब, दिल्ली,
जम्मू कश्मीर सबके लिए न्यू दिल्ली एक एम्बेसी रीजन है। कौन सी एम्बेसीज़ कहाँ-कहाँ हैं उसकी लिस्ट यहाँ हम दे देते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे बढ़िया बात है वो है इसकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो कि सिर्फ़ ₹500 है। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि ₹500 फीस है तो हम बिना चेक करे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दें या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। तो अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले ये एक चेकलिस्ट दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो पूरी चेकलिस्ट के थ्रू जाइए और देखिए कि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं है। वंस यू चेक दैट चेकलिस्ट आप अपॉइंटमेंट बुक कराइए एंड 10 से 15 दिन के अंदर आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस हैं यहाँ पे, ज़्यादा टाइम नहीं लेती जापानीज़ एम्बेसी। एक बार ये आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद यू हैव टू चेक कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स है, उसमें नेम, स्पेलिंग्स एंड एवरीथिंग इज़ करेक्ट एंड देन यू कैन स्टार्ट प्लानिंग योर विज़िट टू जापान। कांग्रेचुलेशंस, आप जापान जाने वाले हैं। जापान में क्या प्लानिंग करनी है, क्या अराइवल की फॉर्मेलिटीज़ होएगी, सेटलमेंट कैसे होएगी, स्टूडेंट लाइफ कैसी है एंड पीआर अपॉर्च्युनिटीज़ कैसी है, उसके लिए आगे आपको वीडियोज़ मिलेगी जिसमें आप इन सारे टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम वेबिनार्स भी रेगुलरली कर रहे हैं जापान को लेके, तो आप हमारे वेबिनार्स को भी जॉइन कर सकते हो। नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, इंक्वायरी फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिल आउट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं हमारी टीम आपको रीच आउट करे एंड इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि जापान में पढ़ना आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। ये याद रखिए कि किसी भी कंट्री या फिर कोई भी रीजन बेस्ट नहीं होता, किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही आपको मिल जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, आपकी कौन-सी रिक्वायरमेंट्स है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कंट्री चूज़ करनी चाहिए। दैट इज़ व्हाई वी हैव मल्टीपल वीडियोज़ ऑन एवरी कंट्री एंड हाउ टू डू द प्रोसेस फॉर दैट कंट्री सो दैट यू आर इन्फॉर्म्ड। But at the same time, if you want an assessment on which country to choose, so we are there for you. You can contact us at any time and हम आपको कंट्री असेसमेंट भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ मेंटरशिप भी बुक कर सकते हैं जिसके अंदर विल टेक यू थ्रू द प्रोसेस कि कैसे कंट्री की रिसर्च करनी है एंड कैसे उस कंट्री के बारे में जानना है कि वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल बेसिक गाइड के तौर पे टू स्टडी इन जापान। वंस यू डिसाइड टू स्टडी इन जापान, यू डोंट नीड टू लुक बैक, इट इज़ अ ग्रेट डेस्टिनेशन टू बी। जस्ट एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपकी रीज़निंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जापान में पढ़ने के लिए। थैंक यू।